Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is tuberculosis. So it is one of the most dangerous disease. तो आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किस तरह से होती है, किस तरह से फैलती है और कौन सा बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को कॉज करवाता है, तो आज हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर्स नाउ। सो it is introduction of tuberculosis. Tuberculosis is a chronic infection potentially of lifelong duration caused by two species of mycobacteria. यानी कि दो ऐसी माइकोबैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, यानी माइकोबैक्टीरिया क्या जीनस है और इसकी दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ये बीमारी कॉज करवाती हैं, और वो है क्या, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड सेकंड वन इज़ माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच इन 1882। इस जो है इस बैक्टीरिया को जो आइसोलेट किया था वो रॉबर्ट कोच ने किया था 1882 में किया था। और ये क्या होता है, एरोबिक होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन फॉर्मिंग होता है। अगर हम देखें वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है, यानी कि एसिड फास्ट होता है, एसिड फास्ट एंड अल्कोहल फास्ट, ग्रो स्लोली, हीट लेबाइल और हीट लेबाइल होता है। ठीक है, दे आर स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड growths 1 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है, स्ट्रेट होता है, स्लाइटली कर्व, रोड शेप्ड होता है, 1 से 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है और 0.3 to 0.6 माइक्रोमीटर इसकी वेट होती है। कैन सर्वाइव इन ह्यूमिड, ड्राई और कोल्ड सराउंडिंग। इसी वजह से ये ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है, ख़तरनाक बीमारी होती है, क्योंकि हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। दैट्स वाई इट्स वेरी डेंजरस डिजीज़। ओके, तो उसके बाद क्या है, पॉजिटिव माइकोलिक एसिड इन द सेल एनवेलप। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इसको एसिड फास्ट बना रही है, जो इसको सबसे स्पेशल, सबसे अलग बना रही है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्ले रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, तो ये उसके सेल वॉल को माइकोलिक एसिड बनाता है। और इसी वजह से जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, हम सिंपली ग्राम स्टेनिंग से इसको स्टेन नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, इसलिए हम इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग इसके लिए यूज़ करते हैं। possesses high in lipid content, that's why the waxy cell wall confers. ओके, अब इसमें हम कौन कौन सी करते हैं इसको रिकग्नाइज करने के लिए, यहाँ पर एसिड फास्टनेस, हाइड्रोफोबिसिटी, रेजिस्टेंट टू ड्राइंग, एसिडिटी, अल्कलिनिटी एंड मैनी एंटीबायोटिक्स। इन सब से ये रेजिस्टेंट होता है ये बैक्टीरिया, मतलब ये इतना ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया होता है कि इस पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता और हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड 7 वेरी क्लोज रिलेटेड माइक्रोबैक्टीरियल स्पीशीज़ कौन कौन सी है जो इसकी रिलेटेड होती हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करवाएंगे। माइक्रोबैक्टीरियम बोवेजिस, माइक्रोबैक्टीरियम एफ्रिकैनम, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइक्रोबैक्टीरियम कैप्री, माइक्रोबैक्टीरियम पेनिपिडी, माइक्रोबैक्टीरियम कैनेटी एंड माइक्रोबैक्टीरियम मंगी together comprise and are known as mycobacterium tuberculosis complex। मीन्स इतनी सारी स्पीशीज़ से मिलकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बन रहा है, ये एक पूरी बीमारी है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये एक बार इसकी जीनस आपकी बॉडी में दाखिल हो गई तो ये इसकी स्पीशीज़ सारी बनती रहती हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो कि ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की बीमारी, वो जो है किसी भी होस्ट को या पेशेंट को, जाहिर सी बात है अब जो जिसको ये बीमारी हो जाएगी तो पेशेंट ही खिलाएगा। ठीक है, तो वो एक ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कैरिड इन एयरबॉर्न पार्टिकल्स कॉल्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लाई
of 1 to 5 micron in diameter excreted by the patient of pulmonary or laryngeal TB disease cough sneeze। अभी ये कह रहे हैं कि हम इसकी प्रिवेंशन में क्या कहते हैं कि भाई जिसको टीबी का पेशेंट है अपने बर्तन अलग रखे, थोड़ा दूर बैठे, और स्नीज़ वगैरह अगर उसको कफ हो रही है, स्नीज़ हो रहा है यानी कि खांसी हो रही है या फिर छींकें आ रही हैं, तो वो दूर बैठे दूसरे बंदे से जो कि नॉर्मल है, वरना वो एक से ड्रॉपलेट जो पार्टिकल्स होते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लाई के थ्रू, एयर बॉर्न के थ्रू यानी कि एयर में एरोसोल्स बनकर वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी प्रिवेंशन ज़रूरी है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर व्हेन अ पर्सन इनहेल्स ड्रॉपलेट न्यूक्लाई बाय माउथ और नेसल फेजेस विच रीच द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। ये मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुकी हूँ पहले ही कि इस तरह से ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की कि ये किस तरह से एक डिजीज़ इख्तियार करती है इन्फेक्शन से। द tubercle bacilli are ingested by alveolar macrophages where the majority of these bacilli are destroyed or inhibited। मीन्स कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये सबसे पहले क्या करता है, एल्वोलाई में जाएगा डायरेक्ट, वहाँ पर जाकर जो माइक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है, माइक्रोफेजिस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी की क्या है, ये बैसिलाई यानी कि इसकी जो टाइप है ना वो रोड शेप बैसिलाई का होता है। ठीक है, जो इसकी शेप वगैरह की बात करें तो ये क्या करता है कि माइक्रोफेजिस हैं और जितने भी सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम को उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एल्वोलाई को कमज़ोर करना स्टार्ट कर देता है। स्मॉल नंबर में मल्टीप्लाई इंटर सेलुलरली एंड आर रिलीज व्हेन द माइक्रोफेजिस डाई। अब जैसे ये सारे आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को डाई कर देता है फिर ये वहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, इफ़ माइक्रोफेजिस आर अलाइव दीज बैसिलाई में स्प्रेड बाय वे ऑफ लिम्फेटिक चैनल और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू मोर डिस्टेंस टिश्यूज एंड ऑर्गन इंक्लूडिंग रेशनल लिम्फ नोड्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोफेजिस हैं, ठीक है, अगर वो बचते हैं मर जाते हैं तो वो जो बैसिलाई हैं वो इस तरह से पहले जैसे ही वो मर जाएंगे माइक्रोफेज, फिर वो लिम्फेटिक चैनल्स में जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होकर फिर एक से दूसरी जगह पर यानी कि वो आपकी बॉडी में फैलते रहेंगे, स्प्रेड होते रहेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन प्राइम्स द इम्यून सिस्टम फॉर अ सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स। तो फिर ये इस तरह से पूरा एक सिस्टम जो है एक जगह पहले ऑन हुई। अब जैसे एक पूरा हाउस होता है उसमें आप क्या करते हैं, पहले एक कमरे की लाइट ऑन करते हैं, फिर दूसरे रूम में जाएंगे, दूसरे की, फिर तीसरे, फिर चौथे। इसी तरह से ये बैक्टीरिया पहले एक आपकी बॉडी ऑर्गन में जाके उसको ख़राब करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके पूरा उसमें शामिल हो जाएगा, उसमें लंग, किडनी, ब्रेन, बोन सब जगह पहुंच जाएगा। अब ये एक सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स हो गया, यानी कि जो हर जगह जा रहा है तो ये एक सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स देगा। अब लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हम बता रहे हैं, लेटेंट, ठीक है, द विद LTBI हैव यानी लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस हैव Mycobacterium tuberculosis in their bodies without any symptoms, neither it spread nor the person is called TB patient. Okay, the bacilli are ingested by macrophages and presented to other white blood cells. This triggers the immune response in which white blood cells kill or encapsulate most of the bacilli, leading to the formation of a granuloma. This is लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, अब ऐसा भी होता है समटाइम, ऐसा होता है कोई सिम्टम अपीयर्स नहीं होते, कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं देखा जाता, लेकिन अगर हम एक लेट टेस्ट करवा रहे हैं तो हमें पता चलता है भाई कि इसको पुराना, इसको टीबी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के भी जो है वो केसेस सामने आ रहे होते हैं। अब ये लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो होता है मे बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द tuberculin skin test TST और एन इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। ठीक है, IGRA मतलब इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे within 2 to 8 weeks in which the bacilli react to tuberculin and for the infection to be detected by the TST or IGRA।
अब कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई अगर हमें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का पता करना है तो हम क्या करें, तो आप बताएंगे कि भाई ये टेस्ट होते हैं, TST टेस्ट होते हैं, IGRA टेस्ट होते हैं, वो हमें करवाने पड़ते हैं इसकी डिटेक्शन के लिए, ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस, इसका डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? हैज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ TB बैक्टीरिया इन हिज हर बॉडी दैट आर अलाइव बट इनएक्टिव है, ठीक है। अब जैसे ही उसको वो इन्वायरमेंट मिलता है वो वैसे ही क्या एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये लेटेंट आ गया। अब TB जिसको हो चुका है, हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिव TB बैक्टीरिया इन हिज हर बॉडी में स्प्रेड TB बैक्टीरिया टू अदर्स, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी वो फैलेगा। डज नॉट फील सिक बट may become sick if the bacteria become active in his body. May feel sick and may have symptoms such as cough, fever and or wet loose. ठीक है, अगर नहीं हुआ है इनएक्टिव फॉर्म में, लेटेंट फॉर्म में, इट्स मीन कि कुछ भी उसको फील नहीं होगा। लेकिन अगर एक्टिव फॉर्म में है तो उसको सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे, उसको कफ होगी, फीवर होगा, उसका वेट लूज होने लग जाएगा, तो ये सारे इसके TB के सिम्टम्स हैं। यूजली हैज़ अ TB स्किन टेस्ट और TB ब्लड टेस्ट रिएक्शन इंडिकेटिंग TB इन्फेक्शन, ठीक है, ये हम लैटिन में करवाते हैं। यूजली हैज़ अ TB स्किन टेस्ट और TB ब्लड टेस्ट रिएक्शन इंडिकेटिंग TB इन्फेक्शन, यूजली हैज़ अ TB स्किन टेस्ट और TB ब्लड टेस्ट रिएक्शन इंडिकेटिंग TB इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो TB इन्फेक्शन को इंडिकेट करवाएगा। अब हम बात करते हैं रेडियोग्राफ इज़ टिपिकली नॉर्मल एंड ट्रीटमेंट लीड फॉर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, रेडियोग्राफी में भी एबनॉर्मल एंड ट्रीटमेंट लीड टू TB डिजीज़। इसमें तो नॉर्मल होगा क्योंकि बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन अगर वो एक्टिवेट हो गया तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल होगा और उसको डिजीज़ हो चुकी होगी, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपना एक्टिवेशन स्टार्ट कर दी और अपना जो है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दिया। स्पूटम सीमियर्स एंड कल्चर्स आर नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, may रिक्वायर रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, नॉट अ TB केस, ए TB केस, यानी कि इसमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसलिए नीड होगी क्योंकि हम देखेंगे सीवियरिटी, यानी हम देखेंगे कितनी मिकदार में या कितनी उसमें बैक्टीरिया शामिल हो चुका है ब्लड में, या कहाँ कहाँ वो फैल चुका है। द डिजीज़ इज़ कन्फाइंड टू द लंग्स इन मोस्ट पेशेंट्स बट मे स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। रिस्क ऑफ TB डिजीज़ डेवलप ओवर अ लाइफ टाइम विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि इसका जो रिस्क है ना TB का, ये जो बीमारी है ये पूरी लाइफ टाइम भी रह सकती है बिना किसी ट्रीटमेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिवेट नहीं है, आपको नहीं पता कुछ भी, तो जाहिर सी बात है आप जब तक उसको, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी लाइफ टाइम में उसको एक्टिवेशन का माहौल ही ना मिले, ठीक है, वो बैक्टीरिया बेचारा कंफर्टेबल फील ही ना करे, तो वो ग्रो कैसे करेगा बेचारा, तो ये बात कह रहे हैं। Approximately 5% of person have been infected with TB within 1 to 2 years after infection, and another 5% with well-developed disease sometime later in life. तो इस ये परसेंटेज बता रहे हैं कितनी परसेंटेज में ये डिज़ीज़ जो है वो हो सकती है। इसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स TB का क्या होगा। अब जैसी बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल हुआ, एंटर हुआ, ठीक है, माइक्रोफेज इज डायरेक्टली फेगोसाइट्स, TB and processing and presenting antigens to T lymphocytes. माइक्रोफेजिस एक्टिवेट हुए, फेगोसाइटोसिस हुआ, ठीक है, जैसी TB का एंटीजन अंदर गया तो T लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गए। T lymphocyte CD4+ induce protection through the production of lymphokines that determine the IL-1 is related to fever, IL-6 is related to hyperglycemia, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इंटरल्यूकेंस, मतलब जो लिम्फोकाइंस हैं ये उनकी आप सब टाइप समझ रहे हैं, जो कि हर एक फीवर अगर अपेयर हो रहा है तो क्यों अपेयर हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो वो बता रहे हैं, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर किल्स माइक्रोबैक्टीरिया डेट फॉर्म ग्रेनुलोमा,
मतलब जो बॉडी बेचारी खुद प्रोटेक्ट करना चाहेगी तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन बैक्टीरिया जब खतरनाक कंडीशन में चले जाएगा तो बॉडी भी नहीं उसको कंट्रोल कर पाएगी और वो डिजीज़ कोस हो जाएगी, यानी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी। अब दूसरे कौन से हो सकते हैं? IL-4, IL-5, IL-10 कैन प्रोमोट ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी देंगे, यानी कि रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह होगा। अब अगर हम टीबी के टाइप्स पे जाएं तो ये कुछ तरह की टीबी होती हैं। एक पल्मोनरी टीबी कहलाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स विद कफ एंड एन एबनॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ शोइंग कन्फर्म टीबी, वो पल्मोनरी टीबी होगी। Extra pulmonary TB disease occur in different sites other than lungs such as larynx, lymph node, brain, kidney, bones and joints. वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाएगी जो इन जगहों पे होगी। Malarial TB occurs when bacilli enter the bloodstream and disseminate to all parts of the body and cause serious condition. Malarial refer to the radiograph appearance of माइलाइट सीड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द लंग, मतलब कि जो इन्फेंट और छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर छोटे चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, इनमें ये मलेरिया टीबी ज़्यादा होती है, ठीक है। CNS TB disease when TB occurs in the tissues surrounding the brain or spinal cord. It is called tuberculosis meningitis that occurs at the base of the brain. अब CNS मतलब CNS क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो CNS स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये उसके अंदर अगर बैक्टीरिया पहुंच गया है तो वो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहलाएगा या फिर ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस कहलाएगा। वो कहाँ पे होगा? ब्रेन के बेस में होगा। पर्सन एट इंक्रीज रिस्क, अब कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ज़्यादा टीबी हो सकती है? एक वो पेशेंट जो कि HIV से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता, पर्सन हु वर रिसेंटली इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उनको दोबारा भी एक्टिवेट हो सकते हैं, उसके जो है जो बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट हो सकता है। पर्सन विद अ हिस्ट्री ऑफ इनएडिक्वेटली ट्रीटेड टीबी डिजीज़, ठीक है। इनएडिक्वेटली मीन्स के जो कि अगर हिस्ट्री में रही हो किसी को टीबी या फिर जेनेटिकली प्रॉब्लम हो किसी के तो फिर उसमें बच्चों में भी आ सकती है, वैसे भी हो सकती है। पर्सनस हु आर रिसीविंग इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, यानी कुछ ऐसी थेरेपीज़ करवाई हैं उसके जो उसकी वजह से भी कोई ऐसी थेरेपीज़ होती है जिसकी वजह से टीबी हो जाती है। पर्सन विद सेलिकोसिस, डायबिटीज़ मिलेटस, क्रोनिक रेनल फेलर, लिकोमिया और कैंसर ऑफ द हेड, नेक और लंग, इन लोगों को ज़्यादा इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं टीबी होने के चांसेस। सिगरेट स्मोकर जो होते हैं जाहिर सी बात है लंग को वो ख़राब करते रहते हैं तो टीबी तो हो सकती है, इजीली बैक्टीरिया जाके उसको इन्फेक्ट कर सकता है। वो ऑलरेडी वो इतना जो है वो सिगरेट के धुएं से उसको जला लेते हैं, फिर जाहिर सी बात है जो कसर रह जाती है वो बैक्टीरिया पूरी कर देता है। तो इसलिए पर्सन हु वेट जिसका 90% से हो कम, उसको भी जो है वो ऐसा हो सकता है, टीबी हो सकती है, रिस्क फैक्टर है इसका। ड्रग रेजिस्टेंस कौन कौन सी होती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती हैं जिनको MDR कहते हैं। टीबी इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू द मोस्ट इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग्स आयोनाइज एंड रिफेम्पिन, ये इसकी मेडिसिन बता रहे हैं, आइसोनाइजाइड एंड रिफेम्पिन। दीज ड्रग्स आर considered first line drugs and are used to treat most person with TB disease. मोस्टली ये यूज़ की जाती है, ठीक है। या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, XDR TB is a relatively rare type of drug resistant TB. It is resistant to ionizate and rifampin and any fluoroquinolone, ठीक है, ये इससे भी रेजिस्टेंट होती है। एंड एटलीस्ट 1 of 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग। अब सेकेंड लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन कौन सी बताइए? ऊपर वाली, और सेकेंड लाइन ये है एमिकेसिन, और दूसरी है कैनामाइसिन, और तीसरी है कैप्रोमाइसिन, ये सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पाइसिंग फैक्टर्स, ठीक है। प्री
डिस्पॉइजिंग फैक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? डायबिटीज़, हेड और नेक कैंसर, किडनी डिजीज़, माल न्यूट्रिशन, इलनेस डेट सप्रेस द इम्यून सिस्टम, HIV, एड्स और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी, रेडियोथेरेपी, मेडिकेशन डेट सप्रेस द इम्यून सिस्टम, मतलब कुछ भी हो सकते हैं इसके प्री टीबी के। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सिम्टम डेवलप ग्रेजुअली एंड टेक वीक्स भी ले सकते हैं। कफ, वेट लूज, फटीक, फीवर, नाइट स्वाइट यानी कि रात में जो पसीने होते हैं, चीज, ठंडे ठंडे पसीने आना। ठीक है, और इसके बाद सॉरी ऊपर वाले पढ़ रहे थे। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, सांस में लेने में मसला होना। अब लेबोरेटरी और फिजिकल एग्जामिनेशन इसकी क्या होगा? ये चेस्ट थेरेपी करवाएंगे, उससे भी पता चल जाएगा। दिस इंडिकेट द कैविटी फॉर्मेशन इन लंग्स, जो बैक्टीरिया बना देता है कैविटी। स्पूटम एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलोनिन टेस्टिंग या PCR टेस्ट भी करवा सकते हैं टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसको PCR के थ्रू भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। टीबी एंटीबॉडी टेस्टिंग या ब्रोंकोस्कोपी भी हम करवा सकते हैं ब्रोंकाई की। ठीक है, स्पूटम एग्जामिनेशन में क्या हो जाता है? डायरेक्ट सीमियर एग्जामिनेशन इज ओनली पॉजिटिव व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बैसिलाई बिगिन टू बी एक्सपीरिएटेड। आ नेगेटिव सीमियर बाय नो मीन्स एक्सक्लूड ट्यूबरकुलोसिस। जाहिर सी बात है, नेगेटिव है तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया नज़र आएंगे ही नहीं, पॉजिटिव में नज़र आएंगे। अब ये ट्यूबरकुलोनिन टेस्टिंग क्या होती है? उसमें इस तरह से होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होगा, हैज़ अ ग्रेट यूज इन चिल्ड्रन एंड लिमिटेड इन ओल्डर एज ग्रुप, लीज देन 5 मिलीमीटर, रिएक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, इट मे लीड टू 5 to 20 मिलीमीटर इन डायमीटर, इस तरह का होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इस तरह से उसको आपको नज़र आएगा। ये टीबी की टेस्टिंग होती है अभी। फर्स्ट लाइन मेडिकेशन इंक्लूड आयोनाइज ड्रग, ये सारे मैं आपको ऑलरेडी ऊपर वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, नेवर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इंक्लूड, ये सारी हैं इनकी। ठीक है, प्रिवेंशन इसकी वैक्सीन आ जाती है, BCG वैक्सीनेशन कैन ऑब्टेन इम्यूनिटी एक्वायर्ड फॉर ट्यूबरक्लिन बैसिलाई, देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं या फिर ऐसे इंसानों से दूर रहें जिसको टीबी है, आपके घर में मौजूद है तो उनसे भी दूर रहें। तो ये एक सारी इसकी क्या हो जाती है? प्रिवेंशन हो जाती है। आई होप कि आपको ये टीबी का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया, फिर एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन अबाउट माई होल लेक्चर, सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आप कोई भी दूसरी वीडियोस बनाना चाहते हो जो टॉपिक आपको समझ नहीं, अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो भी लेक्चर ज़रूर बनाऊँगी। तो ये मेरा मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी का दूसरा लेक्चर था, इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोग देखें, इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है प्लीज़ मुझसे पूछें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends, family and relatives. Stay blessed, stay healthy at your home. So thanks for watching. Allah Hafiz.